नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। दोस्तों, कई बार हमारी सेहत को लेकर हमारे मन में कश्मकश चलती रहती है। क्या करे क्या ना करे ये सवाल हमें परेशान करता रहता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या करे क्या ना करे। आज का हमारा विषय है हेयर लॉस। आजकल ये समस्या बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी से। डॉक्टर मधुरा, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आज हम हेयर फॉल के बारे में बात करने वाले हैं। हेयर फॉल की गंभीर समस्या पर आप एज एन एक्सपर्ट हमें क्या कहना चाहेंगे? हेयर फॉल यह एक सचमुच जागतिक समस्या है, ऐसे मुझे लगने लगा। हेयर फॉल को एक्चुअली साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन्स बालों का अकाल में झड़ना, बालों का कम होना। इसके ऊपर कई सारे पिक्चर्स हिंदी चित्रपट भूमि में आके गए हैं। उसी तरह मैं लास्ट टाइम जब लंदन गई थी, तभी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते कई लोग मुझसे अपने बालों की समस्या पर चर्चा करने के लिए आए थे। तो हर एक स्त्री, पुरुष, छोटे बच्चे लेकर बड़ों तक भी बाल झड़ने की समस्या यह बहुत अपने हृदय के नजदीक का एक समस्या रहती है, क्योंकि प्रदर्शन में मीन्स जैसे हम दिखते हैं उसमें बाल अच्छे दिखना सबको एक बहुत जरूरी रहता है। किसी बीमारी की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से भी, तो कभी कभी बुढ़ापे की वजह से, किसी दूसरे क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण बाल झड़ सकते हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार भी है। जैसे स्काल्प के बाल झड़ना एक बात होगी। फिर मेल टाइप बाल्डनेस मीन्स आगे के बाल झड़ना, ये आगे के बाल झड़ना पीसीओडी की डिजीज में भी हो सकता है और पुरुषों में भी यह कॉमनली दिखाई देता है। उसी तरह एलोपेशिया एरिएटा मीन्स एक ऐसे पैचेस पैचेस टाइप भी किसी किसी के बाल झड़ते हैं, एक प्रकार का बीमारी है वो स्काल्प का। तो वो जो है उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। तो ऐसे कई प्रकार के बाल झड़ने के प्रकार है और हर एक उम्र के अनुसार वो अलग अलग हो सकते हैं और उसके कारण भी कई सारे हो सकते हैं। एज 30 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, हम आज बालों का रोपण भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बाल जड़ों से मजबूत करना और बाल घने अच्छे होना, ये आज भी उतनी ही ज्वलंत समस्या है जितनी कई साल पहले थी। जी डॉक्टर, आयुर्वेद में स्वस्थ बालों का क्या लक्षण बताया गया है? स्वस्थ बाल, हर एक चीज जब स्व अधिक स्थ, दो शब्द है इसमें, स्व की जगह स्थिर होना, बचे रहना, टिके रहना, ऐसे जो बाल है उसको स्वस्थ बाल कहते हैं। कि जो बाल अपने हर एक उम्र के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अलग अलग टेक्सचर के होते हैं। अभी समझो, इसमें 5 बातें आती है। जैसे स्काल्प, जहाँ पे केश का बीज रहता है, उस स्काल्प की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो त्वचा के इसमें आती है। दूसरी बात, बालों की जड़ें कितनी मजबूत है वो देखना भी स्वस्थ बाल का एक लक्षण है। तीसरी बात, बालों का चमकदार तेजस्वी रहना, यह भी एक स्वस्थता का लक्षण है। और चौथी बात, जब बाल नीचे से हम देखें वो दो मुए हैं, फटे हैं या एकदम ड्राइनेस वहां पे आ गया, वो भी देखा जाता है। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बालों का जो एक संपूर्ण स्काल्प पर आवरण है उसका समसमान दृष्टि से किस तरह, एक जिसको हम बोलते हैं कि बालों का नेचुरल बाउंस या बालों का नेचुरल वॉल्यूम वो कितना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक एक बाल की अलग अलग घनता होती है, अलग अलग उसके एक वॉल्यूम रहता है, वो सारे मिलाकर हमें ओवरऑल में बालों का जो हेल्थ है वो दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आयुर्वेद बोलता है कि केश यह अस्थि धातु का मल है। अपने बोन्स जितने अच्छे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतने बाल अच्छे होंगे। मीन्स ये एक मल स्वरूपी या एक्सक्रीशन स्वरूपी
बाल है, फिर भी बालों का आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर आप अंदर से स्वस्थ हो, आपका डाइजेशन अच्छा है, आपकी हड्डियों में अच्छे से ताकत है, तो आपके बाल अच्छे होंगे। मीन्स बालों का स्वस्थ होना ये आयुर्वेद के अनुसार अपरिहार्य रहता शरीर और मन का स्वस्थ होना भी है। जी डॉक्टर, जैसे आयुर्वेद में हमें 3 प्रकृतियां बताई जाती है, वात, पित्त और कफ। तो इन 3 प्रकृतियों का हमारे बालों पर क्या असर होता है? प्रकृति यह जन्म से ही होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसे क्रोमोसोम से, जिसको हम आरोग्य कुंडली बोलते हैं, माता से और पिता से कुछ चीजें आती है। तो बाल यह मातृज भाव बोला है, फ्रॉम मदर साइड, उसको वो मिलता है नेचुरल, निसर्गदत्त। तो बालों का टेक्सचर, बालों की लंबाई सारा उसकी माँ के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहता है। प्रेगनेंसी में माँ ने जो भी कुछ खाया पिया है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है, और माता की स्वस्थता पर भी बालों के मीन्स बालक के बालों की स्वास्थ्य का निर्भर रहता है। प्रकृति 7 प्रकार की रहती है, लेकिन 3 प्रधान दोषों से अगर उसका एक सेग्रीगेशन किया जाए तो वात प्रधान प्रकृति जो है, जिसमें एकदम ऐसे पतले से लोग रहते हैं, थोड़ी ज्यादा डार्क स्किन उनकी रहती है, ड्राइनेस उनमें ज्यादा रहता है, उनकी आवाज भी थोड़ी सी ऐसी ड्राई रहती है, झगड़ालू किस्म के रहते हैं, चंचल रहते हैं, बैठे रहेंगे फिर भी कुछ न कुछ हिलते रहेंगे। ऐसे वात प्रधान प्रकृति के व्यक्तियों के बाल थोड़े से रूखे रहते हैं और 2 मुंहे वाले होते हैं, और उनकी स्काल्प में रूसी भी ज्यादा मिलने का संभव रहता है, और अनियमित रूप से वो झड़ते भी रहते हैं, ड्राइनेस ज्यादा रहता है। फिर पित्त प्रधान जो प्रकृति रहती है, जो जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरा रहता है, जिनके आंखों का कलर थोड़ा अलग रहता है, और जो जिनको भूख सहन नहीं होती, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ऐसे पित्त प्रधान प्रकृतियों के जो बाल, व्यक्तियों के बाल है, वो बाल जल्दी झड़ते हैं, वो पतले रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन गंजापन जल्दी आने की संभावना ऐसी प्रकृति में ज्यादा है। फिर कफ प्रधान प्रकृति जो है, वो थोड़े बिल्ट में भी अच्छे रहते हैं। हाँ, थोड़ी सी उनकी आंखें बहुत सुंदर रहती है, और आपने नोटिस किया होगा तो उनके बाल भी घने, स्वस्थ और बहुत ही काले ऐसे रहते हैं, और सुंदर बाल रहते हैं कफ प्रधान प्रकृति के व्यक्तियों के। तो निसर्गतः ही ये 3 प्रधानत्व आने से दोषों का प्रकृति था उनको उस तरह के बाल मिलते हैं। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारी प्रकृति वात की है तो हमें उस अनुसार स्निग्ध पदार्थों का खाने में समावेश करना पड़ेगा। अगर हमारी प्रकृति पित्त है तो ज्यादा तीखे मसाले वाली चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। और हमारी कफ प्रकृति है और हमें अच्छे काले घने सुंदर बाल मिले हैं, तो उनका अच्छी तरह से रक्षण करना ये अपना काम है। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी महिला को पहले से हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसके बाल झड़ने लगे, तो उसे रोकने के लिए उसे क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी यह हार्मोन के बदलाव के लिए बहुत ही एक ऐसी स्थिति, ऐसा प्रवास है स्त्री का, जिसे वो स्त्री से माता बन जाती है। तो कई सारे बदलाव उसके शरीर में, मन में, भावनाओं में आते हैं। अभी देखिए, प्रेगनेंसी में सबके ही बाल नहीं गिरते। लगभग कई सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो अच्छी तरह से अगर गर्भावस्था में माता को नहीं मिले तो फिर उसमें बाल झड़ने की समस्या ज्यादा आ जाती है। इसके लिए कैल्शियम है, या तो फिर आयरन है, या तो फिर विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है। ये सारे जो पोषक अंश है वो उसे नॉर्मल स्त्री से गर्भार मातृत्व आने के मीन्स गर्भार अवस्था में उसको ज्यादा जरूरी उसकी रहती है। इसके लिए अगर गर्भवती स्त्री पूरी तरह से शरीर, मन और भावनाओं से स्वस्थ है तो उसके बाल झड़ते नहीं, और बाल झड़ रहे हैं इसका मतलब कुछ न कुछ तकलीफ है, और इसके लिए उसे
ज्यादा से ज्यादा रागी है, फिर सिंगदाना है, सिंगाड़ा है, फिर गुड़ और सिंगदाने की चिक्की है। ऐसी कई सारी चीजें उसको रेगुलर खाने में लेनी चाहिए, जिससे उसको बाल झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। जी। अ, जैसे कि हमने प्रेगनेंसी की बात की, तो कई पीसीओडी से जा रही महिलाओं को भी ये प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ना। तो क्या उनके लिए भी सेम चीजें हैं जो वो कर सकती है, या फिर कुछ अलग प्रिकॉशंस बताए गए हैं आयुर्वेद में? पीसीओडी यह एक बहुत ही कॉमन समस्या आजकल हो गई है। आम सभी लड़कियों को ये तकलीफ होती है और इसमें दो चीजें होती है। कल्पित जी, जैसे यहाँ के बाल गिर जाना और अनचाहे जगह पे, जैसे हनु है, मूछेदारी मूछे आ जाना, अनचाहे जगहों पे बाल आ जाना, ये बहुत बड़ी समस्या पीसीओडी के लड़कियों को होती है और वो एकदम उससे अपना कॉन्फिडेंस गवा बैठती है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीसीओडी एक हिम्मत की तरह है। ऊपर से सिर्फ लग रहा है अपने को पीसीओडी है, लेकिन नीचे इमोशनली, साइकोलॉजिकली डिस्टरबेंसेस है। इस तरह के बाल, कील, फैट डिपोजिशन, इसकी कई सारी समस्या है। सौंदर्य से निगड़ित समस्या है, बीजीकरण से निगड़ित समस्या है। तो कई सारी समस्याएं साथ में तकलीफ देती है। अभी क्या करना है? पीसीओडी में महीना माहवारी महीने के महीने आने के लिए कुछ अच्छी तरह से कसरत करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिससे अगर माहवारी टाइम पे आ गई तो बाल गिरने की समस्या कम हो जाती है। एक ऑब्जर्व किया जाता है कि महीना आने के पहले जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन कम हो जाते हैं, तभी स्काल्प चिपचिपा और ऑयली हो जाता है और ये अवस्था में बाल गिरने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो खासकर महीना आने के पहले, कभी इनका माहवारी नियमित नहीं है, तो हर एक महीने में एक बार, एक नियत समय में अगर स्काल्प चिपचिपा होता रह रहा है तो उसको ऑब्जर्व करें। और स्काल्प क्लींजिंग ये पीसीओडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम बोलते हैं कि त्रिफला चूर्ण जो है उसका काढ़ा बनाया जाए, उसको ठंडा कर दिया जाए और उससे अपने बाल धो लिए जाए एटलीस्ट महीने में एक बार। और उसके बाद शैम्पू नहीं करना है, जिसमें आंवला है, हिरडा है, बेहड़ा है, ये त्रिफला में वनौषधियां है। उसके कारण स्काल्प के जो दोष है, जो पीसीओडी के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं, वो कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ नाक में 2-2 बूंद ऑयल के अगर नस्य के स्वरूप में रात को सोने के पहले डाल दिए जाए तो भी कई हद तक, पूरा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन कई हद तक जो डिस्टर्ब हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन्स ठीक होने में मदद होती है और अच्छी नींद आने में मदद होती है। नींद अगर अच्छी तरह से आए तो हमेशा बालों की समस्या कम हो जाती है, बाल झड़ना ये समस्या कम हो जाती है। और एक क्विक टिप मैं पीसीओडी के लड़कियों को देना चाहूंगी कि सुबह उठकर हमें सीड्स खाने चाहिए, जैसे भोपला है, हाँ, अलसी है, इनके सीड्स जो है वो सुबह अगर खाते हैं, सूर्यफूल के बीज है, तो ये सारे बीजों में विटामिन ई अच्छा रहता है। जो गवांकुर जो बोलते हैं हम, गेहूं बोकर उसके जो पतले ऐसे पत्ते आते हैं, उसको मिक्सर में डाल के उसका रस बनाया जाता है। तो ये सारी चीजों में विटामिन ई अच्छी तरह से मिलता है। सुबह खाली पेट अगर वो खा लिया जाए तो बहुत हद तक पीसीओडी के लड़कियों को बाल झड़ने की रोकथाम में मदद हो सकती है। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के बाद जो हाड़िव देते हैं, अलीव जिसको हम बोलते हैं, वो एकदम आयरन और कैल्शियम से रिच है, तो वो ऑलिव को भी पानी में भिगोकर हम ले सकते हैं। गोंद जो होता है वो गोंद, ये सारा हम लोग बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद देते हैं दूध अच्छा आने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें, गोंद के लड्डू है, लेकिन हम लोग अगर गोंद भिगो कर वो भी दूध के साथ ले ले, कच्चा गोंद, तो उससे भी बालों की समस्या कई हद तक कम होती मैंने देखी है। और स्पेसिफिकली पीसीओडी के लिए ये बीज, ये सारी चीजें, ये बीजीकरण भी अच्छा करती है। सौंफ है, तो बीजीकरण अच्छा हो जाएगा तो अंदर से भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, संवर जाएगा और बालों का स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। जी डॉक्टर, ये तो हो गई महिलाओं के बाल झड़ने की समस्या की बातें,
लेकिन क्या पुरुषों में भी यही कारण होते हैं कि उनके बाल झड़े? बहुत ही अच्छा संस्कृत में एक श्लोक है, खलवाटो क्वचित निर्धनः। जिन पुरुषों के बाल कम होते हैं वो बहुत अमीर रहते हैं, वो क्वचित ही निर्धन रहते हैं। तो एक तो धन या तो बाल ऐसे जो बता सकते हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या ज्यादा रहती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि रियूनियन होते हैं तो महिलाओं के बाल तो बचे रहते हैं स्कूल छोड़ने के बाद कई सालों तक, लेकिन पुरुष लोग जल्दी उनके बाल भी चले जाते हैं और पेट भी बाहर आने लगता है, क्योंकि पुरुषों में जो विशिष्ट हार्मोन की व्यवस्था है उनके कारण उनका जो फैट है वो पेट में इकट्ठा हो जाता है और उनको पेट बढ़ने की समस्या हो जाती है। और उसी तरह आगे के बाल झड़ जाना ये पुरुषों के हार्मोन विशेष से बहुत ही कॉमन समस्या है। और उसमें हमें एक ध्यान ये रखना चाहिए पुरुषों में, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बाल छोटे रहते हैं, आजकल पुरुष भी बाल बढ़ा रहे हैं वैसे, लेकिन फिर भी वो अच्छी केयर नहीं लेते उनको अच्छी तरह से साफ रखना, कंघी करना अच्छी तरह से, सिंपल बालों को स्काल्प को मसाज करना हफ्ते में 2 बार, और कंघी अच्छे से करना, उसमें भी लकड़ी की कंघी अगर पुरुष इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण वो जो ये इलेक्ट्रिक ये निकल आता है प्लास्टिक कंघी से, वो कम हो जाता है और लकड़ी की कंघी से बाल रिस्टोर होने में मदद हो जाती है। उनका खान पान भी अच्छा होना चाहिए। और पुरुषों में व्यसन की भी समस्या ज्यादा है, तो बहुत बार ज्यादा अल्कोहल या तम्बाकू इनके सेवन के कारण भी बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल झड़ने की समस्या को पुरुषों को सामना करना पड़ता है। लेकिन उनको ये 3-4 टिप्स जरूर ध्यान रखनी है कि बालों को साफ रखना, बार बार बदल कर कुछ शैम्पू यूज न करना। बहुत बार मैं देखती हूँ कि वही जो साबुन से वो नहाते वही साबुन बालों को भी लगा देते, और वो साबुन में थोड़े से हार्ड ऐसे रासायनिक तत्व रहते हैं जिनके कारण बाल अच्छी तरह से व्यवस्थित न रह पाते और वो झड़ने लगते हैं। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि बालों को यानी अपने स्काल्प को मसाज करना ये बहुत ही जरूरी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बालों को मसाज करने के लिए हमें ऑयलिंग कितनी बार करना चाहिए, ऑयल कितनी बार लगाना चाहिए हफ्ते में, और कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए जिससे हमारे बालों के जड़ें मजबूत हो जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये हम बहुत बार देखते हैं कि सर जो तेरा चकराए मीन्स वो चंपी करना, ये हमारे संस्कृति में बहुत ये है कि माता भी अपनी लड़कियों को सिर को सहलाती है और वो अपने अच्छी परंपरा में रहता है कि ऑयल मसाज करना चाहिए, घर में बड़े बुजुर्ग लोग बताते रहते हैं। लेकिन ऑयल मसाज में बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग बहुत बार एक गलती कर देते हैं कि ज्यादा ऑयल लगाना तो ज्यादा बालों के लिए अच्छा, लेकिन अपने स्काल्प में नेचुरली ऑयल सिक्रेट होते हैं, तो जिनकी स्काल्प की त्वचा ऑयली है उनको और ऑयल लगा दिया जाए तो उसमें धूल, प्रदूषण और सारी चीजें अट्रैक्ट हो जाती है और बाल उल्टा ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि बालों को रात के समय ज्यादातर ऑयल मसाज करना है, हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट ऑयल मसाज, और दूसरे दिन सुबह बालों को साफ करना, ये बहुत जरूरी है। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लेना है, अपनी उंगलियों पे जितने ड्रॉप्स आएंगे उतने ड्रॉप्स लेने हैं और उससे बालों को पूरी तरह से पीछे से आगे से मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि बाल यह बीज रूप में स्काल्प में रहते हैं, लेकिन पूरे बालों तक उसकी ऊर्जा पहुंचनी जरूरी है क्योंकि एक मल स्वरूप है वो। तो उसके लिए पूरा मसाज करने के बाद बालों को थोड़ा खींचना है, थोड़ा मरोड़ना है, उसमें थोड़ा जो स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना, ये इम्पोर्टेंट बात है, ना कि ऑयलिंग। ऑयलिंग में आप सिर्फ थोड़ा सा लुब्रिकेंट लेंगे तो भी चलेगा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके क्या बोलते हैं सीजन के अनुसार, आपके प्रदेश के अनुसार जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो कौन सा भी ऑयल सेम ही इम्पोर्टेंट है। आप महंगे महंगे कोई भी ऑयल लेके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है।
आप घर का अच्छा अपना सिंपल खोबरे का तेल, उसमें थोड़े कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दिए, उसको अच्छे से उबाल लिया, थोड़ी मेथी के दाने डाल दिए और फिर वो ऑयल थोड़ा सा गर्म गुनगुना है तभी ही उस ऑयल से अगर मसाज कर लिया तो बालों की झड़ने की समस्या कम हो सकती है। और हफ्ते में 2 बार करना है, सुबह उठकर बालों को धो डालना है और इसके लिए अगर ज्यादा ऑयल लगाया तो ज्यादा शैम्पू का यूज करना पड़ता है और इसके कारण बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो कम ही तेल लगाइए लेकिन मसाज अच्छे से कीजिए और ऑयल लगाने के बाद कंघी अच्छे से करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ जिनकी वात प्रकृति है उनको ऑयल में थोड़े मेथी दाने डालने हैं, उनको ऑयल में थोड़ा बादाम डालना है क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा है। ऑयल जो बनाएंगे उसमें थोड़ा कैस्टर ऑयल मिक्स कर देना है। तो वात प्रधान प्रकृति में ये ऑयल अच्छा रहता है। पित्त प्रधान जो प्रकृति है उसमें थोड़ा सा आंवला डालकर उस आंवला का अगर ऑयल बनाते हैं तो उससे उनको बहुत फायदा होता है। और जो कफ प्रधान व्यक्ति है उनको मेथी दाना उबाल के ऑयल यूज कर सकते हैं। जी। अ, डॉक्टर, क्या इंसान की बढ़ती उम्र या फिर बदलते ऋतु का हेयर फॉल पर कोई असर होता है? जरूर होता है। जैसे अभी स्त्रियों का हम एग्जाम्पल लेंगे तो बढ़ती उम्र में उनका मेनोपॉज का समय आता है। जब भी स्त्रियों की माहवारी बंद होती है जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, उस माहवारी बंद होने की अवस्था में नेचुरली उनका इंसुलिन लेवल की कुछ गड़बड़ी होती है, हार्मोन्स थायराइड जैसे हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है। तो इसके कारण कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन भी कम होने लग जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, हड्डियां घिस जाती है। इसके कारण बाल गिरने की समस्या भी बढ़ जाती है। तो बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियों में यह समस्या ज्यादा आती है, पुरुषों में भी आती है। और उसमें क्या होता है कि उम्र बढ़ने की वजह से जो घटक अपने स्काल्प में नवनिर्मित के लिए आवश्यक है वो घटक कम हो जाता है और उसके कारण बाल झड़ने लग जाते हैं। इसमें मैंने कई बार देखे बढ़ती उम्र के साथ बाल सफेद होने चालू हो जाते हैं और इसके कारण केमिकल युक्त ऐसे बाल रंगने के बहुत सारे प्रयोग आजकल स्त्री और पुरुष करते हैं। और इसके कारण भी ये केमिकल यूज करने से भी बढ़ती उम्र में बाल गिरते हैं। और फिर वो कई तरह के स्ट्रेटनिंग कर्लिंग ये सारे केमिकल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने के कारण बालों का टेक्सचर बिगड़ जाता है और वो भी बढ़ती उम्र के साथ गिरने चालू हो जाते हैं। जैसे क्लाइमेट बदलता है, बहुत ज्यादा ठंड बाहर आने लग गई तो भी बाल गिरने की समस्या होती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये ऑब्जर्व किया है कि अप्रैल मई महीने के आसपास बाल अच्छी तरह से बढ़ते हैं, लंबे होते हैं। तो इसका हमें फायदा लेना चाहिए। और विंटर में लगभग में भी जो चिपचिपापन स्काल्प के त्वचा में आता है उसके कारण बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। जी, बहुत ही अच्छी बातें बताई डॉक्टर आपने। तो जाते-जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, बाल ये हमारे शरीर को दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। हम बोलते हैं ना बाल बाल बच गए। तो बचने के लिए भी हमें बाल रखे गए हैं और ये जो केश है, ये जो लोम पर भी हुए जो केश है, ये सारे अपने शरीर के रक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको अच्छी तरह से आप उनका रक्षण करना ही आपका काम है और ना कि केवल सुंदरता के लिए। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सार पुरुष है, जिनको हड्डियां अच्छी है, जिनको रससार व्यक्ति है, जिनका पाचन अच्छा हो जा रहा है, जो बहुत अच्छी तरह से खाना पचा सक रही है पका, तो उनके बाल भी अच्छे रहते हैं। तो अपना शरीर, मन, भावना और चैतन्य चारों तरह से हमें उनको रक्षण करना है, अंदर से खुश रहना है। जितना हम अंदर से खुश रहेंगे, जितना हम अच्छे से विटामिन का सप्लाई करेंगे खाने के साथ, और ना कि केवल सप्लाई करेंगे, वो अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं ये भी देखेंगे, उतने ही अपने बालों का स्वास्थ्य चमक अच्छा रहेगा। सादी सादी जो चीज है उसको हमें पहले अपनाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डैंड्रफ हो गया, रूसी हो गई तो एक्ने या पिंपल्स की भी तकलीफ बढ़ जाती है और फिर उसमें महंगे महंगे शैम्पू यूज किए जाते हैं।
सिंपल एक छोटा सा गुड़ ले लीजिए, इतना सा गुड़ का कड़ा, और वो थोड़े से पानी में मिक्स कर दीजिए तो गुड़ का घोल बन जाएगा। वो गुड़ का घोल हफ्ते में एक बार अगर बालों को लगा दिया जाए, स्काल्प को लगा दिया जाए, तो रूसी की समस्या कम होती दिखाई देती है। ज्यादा अचार, पापड़ या तले हुए चीज जिसमें नमक ज्यादा है, ऐसी चीजें अगर ज्यादा खाते हो तो आपके बाल अकाल में सफेद हो जाएंगे और झड़ने भी जल्दी हो जाएंगे। तो इसके लिए ज्यादा ऑयली या नमकीन ऐसी चीजें आपको कम करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप यहाँ मैं दर्शकों को देना चाहूंगी, और मैं तहे दिल से चाहूंगी कि ये आप ध्यान देकर सुनिए, कि जब भी बाल गिरते हैं तभी बहुत बार ब्यूटी पार्लर्स में या सैलून में लोग जाते हैं, उनके पैकेजेस ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बाल झड़ना, गिरना ये ना केवल बालों से निगड़ित समस्या है, लेकिन तुम्हारे संपूर्ण स्वास्थ्य से भी निगड़ित समस्या है। तो टाइम पर अगर डायग्नोसिस हो जाएगा, टाइम पर अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, तज्ञ व्यक्ति के पास जाओगे, तो आपको बाद में बड़े बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी बाल गिरते हैं तो अपने मन से भी उपाय न करें, और ऐसी जगह आप सपोर्ट के लिए जरूर जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह लेना न भूले कि क्या मुझे अंदर से कुछ बीमारी है, क्या किसी दवाई का ये दुष्परिणाम है, क्या मुझे किसी अंदर से मन में कुछ ऐसी मानसिक डिप्रेशन या ऐसी बीमारी आई है कि जिसके कारण मेरे बाल गिर रहे हैं। तो ये बॉर्डर लाइन डिप्रेशन या मन और भावनाओं की समस्या का भी निदान बहुत बार बालों के झड़ने से हो जाता है, बालों के सफेद होने से हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। मेरे पास एक पेशेंट थी, उसको मेरे पास बहुत जगह घूम के वो आई कि मेरे ना बाल सफेद हो रहे हैं। उसकी उम्र थी बस बल्कि 18 साल, और उस 18 साल की लड़की का मैंने पूरा हिस्ट्री लिया, तो उसको माहवारी में ब्लीडिंग ज्यादा जाता था। माहवारी में ब्लीडिंग ज्यादा जाने का कारण उसके गर्भाशय में जब सोनोग्राफी किया तो बड़ा सा ट्यूमर था, और उसके कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता था। उसके कारण हीमोग्लोबिन गिर गया था, और हीमोग्लोबिन गिर जाने के कारण बाल सफेद हो रहे थे और गिर जा रहे थे, लेकिन वो निग्लेक्टेड रहा बहुत टाइम तक। तो ऐसे आप निग्लेक्ट कृपया करके न रखें, क्योंकि बाल ये आपके शरीर और मन के आरोग्य से बहुत नजदीक से जुड़ा है। और बालों की समस्या में आपकी स्वास्थ्य समस्या का निदान करोगे, बालों की समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमसे जुड़ी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बीवीजी टीवी, क्योंकि मुझे हमेशा एज ए प्रैक्टिशनर, सीनियर प्रैक्टिशनर ऐसे लगता है कि क्या करें ना क्या करें, जो आपके मुझे लगता है प्रोग्राम का नाम ही है। तो ऐसी बहुत विवंचना में लोग रहते हैं और उनकी दिशा भूल होती रहती है। तो उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा, और इस तरह का समाज आरोग्य शिक्षण का काम करने के लिए बीवीजी टीवी को मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू सो मच। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में, कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।